माता की। ये थोड़ी सी धीमे लगा रहे हो। भारत माता की। भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे। भारत माता की। आज के देशव्यापी माघ पार्लियामेंट कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री रोहित जी, आदरणीय अक्षय बंसल जी, युवा मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विवेक प्रताप जी, मंत्री श्री धीरज जी, जिले के अध्यक्ष प्रतीक जी, विनोद शर्मा जी, भिंड मुरैना श्योपुर के जिलाध्यक्ष, आज की इस कार्यवाही के स्पीकर महोदय, इस आयोजन से जुड़े सभी हमारे नौजवान मित्र और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी युवा साथियों, बहनों और पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं युवा मोर्चे की राष्ट्रीय टीम को और प्रादेशिक टीम को हृदयपूर्वक बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। यह अपने आप में अभिनव है और दूरदृष्टता को दर्शाने वाला कार्यक्रम है और भविष्य की पीढ़ी इतिहास को जाने और अपने जीवन का मार्ग निश्चित करे, इस दृष्टि से बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है। इसलिए मैं सभी नियोजनकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वाभाविक रूप से हम सभी जानते हैं कि जो आज का युवा है वही देश का भविष्य है। और जब मैं ये कहता हूं कि आज का युवा देश का भविष्य है, तो उसी में यह बात निहित है कि आज का युवा मोर्चा आने वाले कल की भारतीय जनता पार्टी है। यह भी हम लोगों के मन में विश्वास रहना चाहिए। कई बार हम सब लोगों को लगता है कि अभी तो हम युवा हैं, घर की भी कोई जवाबदारी नहीं है, समाज की भी कोई जवाबदारी नहीं है, तो युवा होने का मतलब हम पूरी तरह स्वच्छंद हैं, कोई भार हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आगे समय बढ़ेगा, जवाबदारी आएगी, तब निश्चित रूप से देखेंगे। ऐसा सामान्य तौर पर युवाओं के मन में यह बात रहती है, क्योंकि ऊपर माता पिता रहते हैं, सारी जवाबदारी उनके ऊपर होती है और इसलिए हम लोग बेफिक्र रहते हैं। बेफिक्र होना तो अच्छा है, लेकिन बेफिक्र होने के साथ साथ हम लोगों को बाखबर भी होना चाहिए। बेफिक्री जरूरी है,
स्वच्छंदता भी जरूरी है, स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन हर खबर की समझ, हर जिम्मेवारी की समझ अगर युवावस्था में उसका बीजारोपण नहीं होगा तो आने वाले कल में जब आप पूरी जवाबदारी के साथ खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं अधूरे ही रह जाएंगे। और इसलिए चाहे सामाजिक परिवेश हो, चाहे राजनीतिक परिवेश हो, चाहे आर्थिक परिवेश हो, चाहे आध्यात्मिक परिवेश हो, हर क्षेत्र की समझ इसी आयु में हम सब लोगों के भीतर आवे, यह पूर्ण रूप से निर्माण होने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामान्य तौर पर अगर हम युवाओं के महत्व की तरफ दृष्टिपात करेंगे तो ध्यान में आएगा कि कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना युवाओं के संभव नहीं हुआ। 1857 में अगर आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो उस लड़ाई की सबसे बड़ी योद्धा महारानी लक्ष्मीबाई थी और उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की उम्र 22-23 साल थी। मैं समझता हूं लगभग इसी उम्र के आप लोग बैठे हुए। 23 साल की उम्र में रानी झांसी ने इतिहास बना दिया था। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो चाहे जगत गुरु शंकराचार्य जी को लें, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को लें, इन लोगों ने भी जब देशाटन किया या विदेश की धरती पर जाकर धर्म जागरण का काम किया तो उनकी आयु भी आपके बराबर की ही आयु थी। फिर आप चंद्रशेखर आजाद को ले लें, भगत सिंह को ले लें, राजगुरु को ले लें, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को ले लें, अशफाक उल्लाह खां को ले लें। इन सब लोगों ने जब क्रांति की मशाल जलाई और अमर होकर आज हम सब के हृदयों पर राज कर रहे हैं, उस समय जब इनका बलिदान हुआ तो उनकी आयु भी युवावस्था की ही आयु थी। आजादी के बाद की परिस्थिति को भी अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसके कारण आपातकाल लगा। 1975 के पूर्व श्रीमती गांधी इस देश की सर्वोच्च नेता थी। सारे देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उन्हीं का राज था और धीरे धीरे वह राज अराजकता का निर्माण कर रहा था। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा था। अनाचार, अत्याचार के कारण पूरे देश में बहुत अनरेस्ट था। उस समय देश के वयोवृद्ध नेता बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। बाबू जयप्रकाश नारायण की आयु काफी थी और जब वह आंदोलन चरम पर था तो बाबू जयप्रकाश नारायण जी डायलिसिस पर थे। लेकिन बाबू जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में सत्य समाविष्ट था। आंदोलन की आवश्यकता से देश सहमत था और इसलिए उस आंदोलन की कमान
उस कालखंड के युवाओं ने सबल। उस दौरान मैं भी छात्र था और देश भर में बहुत सारे आज राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता हैं जिनका वो कालखंड विद्यार्थी जीवन ही था। उस समय युवाओं ने कमान संभाली, छात्रों ने कमान संभाली और तीव्र आंदोलन हुए और उसका परिणाम इंदिरा जी को सरकार की चिंता सताने लगी। इसी दौर में इंदिरा जी लोकसभा की प्रत्याशी रही। उनके जो प्रतिस्पर्धी प्रत्याशी थे श्रीमान राजनारायण जी, उन्होंने उनके चुनाव के मामले को लेकर एक पिटीशन लगाई जिसमें उन पर करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाया। करप्ट प्रैक्टिस का आरोप सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस कितनी बेशर्मी से की गई होगी कि वो सिद्ध हो गई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो केस चल रहा था। उस समय के तत्कालीन जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण जी की पिटीशन पर फैसला दिया कि श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध किया जाता है। सामान्य तौर पर न्यायालय का निर्णय आया, न्यायालय सर्वोच्च है, उसके निर्णय का सम्मान तो होना ही चाहिए, निर्णय का पालन भी होना चाहिए, लेकिन निर्णय का न तो सम्मान हुआ न निर्णय का पालन हुआ। अच्छा तो यह होता कि श्रीमती गांधी उस निर्णय का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देती और इस्तीफा देती तो उनका भी सम्मान रहता और कोई भी प्रधानमंत्री बनता तो उनकी पार्टी का ही बनता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए हमेशा हमारी विचारधारा के लोग कहा करते हैं कि हमारे जीवन में पहले देश होना चाहिए, बाद में दल होना चाहिए और तीसरे नंबर पर स्वयं के बारे में विचार होना चाहिए। यही भारत की विशेषता भी। भारतवर्ष में या दुनिया में जितने लोग महान हुए वो इसी सिद्धांत के कारण हुए, लेकिन श्रीमती गांधी ने सिद्धांत को पलट दिया और देश भी छोड़ा, दल भी छोड़ा, सिर्फ अपने बारे में विचार किया और ऑर्डिनेंस बनाकर रात को 12 बजे राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। देश में आपातकाल लग गया। कौन कहां था, कल क्या होगा, किसी को सपने में भी आशा नहीं थी। मुझे ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी लोकसभा की समिति की बैठक के लिए बेंगलोर में थे। बैठक खत्म करके होटल में विश्राम कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने आकर कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। देश की सभी विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो इस संविधान संशोधन का विरोध कर रहे थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरा देश एक तौर से जेल खाना बन गया। ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, कोई भी सुनने वाला नहीं था।
आपातकाल चला, लेकिन आपातकाल की उस भयावहता आप सबके संज्ञान में होना चाहिए। कुछ बड़े और चुनिंदा नेताओं के नाम तो हम सब लोगों को दिखाई देते, वो जेल में भी थे, जेल में उन्होंने यातनाएं भी सही, लेकिन आपातकाल के इस दौर में बहुत सारे गरीब परिवार के लोग, घर में एक ही कमाने वाला था, वो जेल चला गया, उसकी बेटी शादी के लिए बैठी थी, बेटी शादी के लिए रह गई, कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे ध्यान है, मैं बुरार में रहता था, तो हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में एक शिक्षक थे, नौबत सिंह जी। वो शिक्षक संघ का काम करते थे, इसलिए वो 19 महीने के लिए जेल चले गए। उनकी बेटी का विवाह था, बेटी के विवाह का काम तो बहुत सारे स्वयं सेवकों ने मिलकर संभाला। उस दिन रात में 9 बजे तक ये कोशिश होती रही, बेटी की शादी है तो पिता को पैरोल मिल जाए, लेकिन पिता को एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं मिल सकी। सोचो उस पिता पर क्या बीती होगी और उस परिवार पर क्या बीती होगी। ऐसे अनेक उदाहरण बस्तर में जो राजा भंतियों के साथ किया गया, वो एक तौर से अपने आप में दुष्टता का बड़ा उदाहरण है। परिणाम स्वरूप 77 आया, लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, कुछ दिन कोई व्यक्ति बेशक गलत तरीके से कुछ प्राप्त करके खुश हो सकता है, शोहरत समेट सकता है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता के मन में लोकतंत्र बसता है। और इसलिए जब 77 आया, निर्वाचन की बेला आई, तो विपक्षी पार्टियों के पास कार्यालय नहीं था, प्रचार करने के लिए गाड़ी नहीं थी, लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं थे, चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग की स्थिति नहीं थी। लेकिन कौन लड़ा, कौन जीता, लेकिन हम सब ने देखा, इंदिरा गांधी की सरकार की चूलों को देश की जनता ने हिला दिया और इंदिरा गांधी उस समय अपदस्थ हुई। अपने हित में संविधान की हत्या करना और फिर किताब लेकर संविधान की दुहाई देना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। आपातकाल को 50 वर्ष हो गए। जिस प्रकार से हम स्वतंत्रता के आंदोलन को याद करते हैं, उसी प्रकार से आपातकाल के 25 जून को भी हमें याद करते रहना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र की रक्षा में कितना बलिदान किया, कितनी परेशानी उठाई, ये वर्तमान पीढ़ी को जानने की और पहचानने की आवश्यकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम इस दिशा में भविष्य की पीढ़ी की समझ को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से योगदान करेंगे और करते रहेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज नौजवान मित्र यहाँ मॉक पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए बैठे हैं। पक्ष और विपक्ष की ओर से आप सबकी बातें आएंगी, शेष लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला और बढ़नी चाहिए, जिससे हमारे देश का नौजवान योग्य रूप से निर्माण हो और आने वाले कल में जब हम विकसित भारत के रूप में खड़े हों, तो हम सीना चौड़ा करके ये कह सकें कि जब भारत विकसित बन रहा था, तब हमारा भी बढ़ चढ़ के उसमें योगदान था। इस दिशा में आज की जवानी प्रवृत्त हो, ईश्वर आपकी सहायता करे। इसके लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।